हेलो फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए सेट नंबर 8 देखेंगे। ये आपको जीएस एंड जीके का सेट चल रहा है, सीरीज चल रहा है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? क्या कह रहा है? मसालों का प्रदेश, लैंड ऑफ स्पाइसेस। मसाले सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है बिहार। ठीक है, जो मसाले होते हैं सबसे ज़्यादा आपको दक्षिण भारत में होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिहार वो गलत हो गया। और इनमें पूछ रहा है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में मसालों का प्रदेश किसे बोला जाता है? कहाँ है? ठीक है, ये आपको केरल का पार्ट है, ये तमिलनाडु, ये कर्नाटक। ये जो प्रदेश है पश्चिमी घाट का, केरल का, ये आपको मसाले के उपजाऊ के लिए, मसालों के उत्पादन के लिए मशहूर है। इसलिए केरल को, जो केरल राज्य है, उसको आपको मसालों का प्रदेश बोला जाता है। केरल राज्य को मसालों का प्रदेश बोला जाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। केरल को मसालों का प्रदेश बोला जाता है, मसालों का राज्य बोला जाता है। जैसे रोम को 7 पहाड़ियों का देश बोला जाता है, उसी तरह केरल को, जो केरल राज्य है, उसको क्या बोला जाता है? मसालों का प्रदेश। जैसे गुलाबी नगर जयपुर, ठीक है, इसी तरह केरल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोवा की मुक्ति कब हुई थी? किससे मुक्ति? गोवा में कौन शासन कर रहा था? गोवा में आपको पुर्तगाली शासन कर रहे थे, पुर्तगाली। ये सर्वप्रथम भारत में आए थे पुर्तगाली 1498 में, ठीक है, और सबसे लास्ट में भारत से गए थे। 1498 में आए भारत, और गए कब? ये आपको 1961 ईस्वी में गए थे। 1961 ईस्वी में गए थे। ऑप्शन ए है 1961 में, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1964। 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश बना था। 1971 में बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश बना था। गोवा है, ये आपको 1961 में मुक्ति बना था, मुक्ति मिला था। किससे आज़ादी मिली थी? पुर्तगालियों से। कब? 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा की मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। 1961 में पुर्तगाली को छोड़ के गए थे। क्या हुआ था? इसके लिए 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत में मिलाया गया। भारत क्षेत्र, राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। कई बार पूछता है किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को भारत में शामिल किया गया था? 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। जो गोवा है, ये अपना मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाता है, ठीक है। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन ए 1961 में। 1947 में क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी जो मरुस्थल है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है एशिया में, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन सी है अफ्रीका में, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया में। कालाहारी मरुस्थल ये कहाँ है? ये आपको ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर है। ये साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना, नाम्बिया। कौन कौन है? दक्षिण अफ्रीका,
बोत्सवाना, बोत्सवाना और नाम्बिया देश में फैला हुआ है। इसका सही आंसर होगा अफ्रीका कंटिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में आपको कालाहारी मरुस्थल है। एशिया में आपको जैसे भारत में थार मरुस्थल हो गया, ईरान में दस्त जूट, उसके अलावा गोबी मरुस्थल, ये सब आपको एशिया में है। और दक्षिण अमेरिका में आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल आपको अब दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अफ्रीका में। चलो नेक्स्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ, जो मठ है, स्थापित नहीं किया? यहाँ पूछा नहीं किया। जो शंकराचार्य हैं ये अद्वैतवाद सिद्धांत दिए थे। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। कितने? 4 मठ स्थापित किए थे। कहाँ कहाँ? पूरी, पूरब में पूरी, ठीक है, पूरब में द्वारिका, द्वारिका पश्चिम में श्रृंगेरी, श्रृंगेरी ये है दक्षिण में, और उत्तर में बद्री, बद्रीनाथ, ये आपको उत्तर में किए थे। देखते हैं, ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन 2 है द्वारिका, ऑप्शन सी है पुरी, और ऑप्शन डी है श्रृंगेरी। श्रृंगेरी, ठीक है। तो इसमें क्या है? मथुरा नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मथुरा, मथुरा में नहीं किए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए है चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है शंकराचार्य, ऑप्शन डी है स्वामी रामानंद। कबीर है ये इनमें किनके गुरु शिष्य थे? इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे स्वामी रामानंद। कबीर के वाणी संग्रह को बीजक बोला जाता है। बीजक, बहुत बार क्वेश्चन आता है, कबीर के वाणी संग्रह को क्या बोला जाता है? बीजक बोला जाता है। ये 3 भागों में बटा हुआ है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी रामानंद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है? कपास की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है बलुई मिट्टी। कपास की खेती के लिए आपको सिंचाई की आवश्यकता बहुत होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो उसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जो जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। जो काली मिट्टी है इसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। जो काली मिट्टी है ये इसे रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ये आपको भारत के मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में मिलता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। अंतरा क्या है? एक समाचार न्यूज़पेपर एजेंसी है, ठीक है। ये कहाँ की है? ये आपको इंडोनेशिया की है।
दक्षिण पूर्व एशिया का देश है इंडोनेशिया, वहाँ की है। जैसे आपको अमेरिका का वॉइस ऑफ अमेरिका, ठीक है, उसी तरह इंडोनेशिया का अंतारा। भारत क्या है, पीटीआई, ठीक है, बहुत सारे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नालंदा जिले, कौन सा जिला, नालंदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हरनौत, ऑप्शन बी है हलसा, ऑप्शन सी है इस्लामपुर, ऑप्शन डी है बिहार शरीफ। जो नालंदा जिला है इसका आपको जो मुख्यालय है वो है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ इसका मुख्यालय है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार शरीफ। हरनौत में क्या है, यहाँ रेलगाड़ी का चक्का बनाने का कारखाना खोला गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है पंजाब। ये आपको कस्तूरी मृग हिरन के लिए, मृग मतलब हिरन के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? ये आपको उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ खोजना है असत्य कौन सा है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल भारत में 1844 से लेकर 1848 ईस्वी है। ये सही है इसका आंसर, ये ऑप्शन सही है। अंबरनाथ का मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अंबरनाथ का मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये किस शैली में है? जो मध्य भारत की जो भी मंदिरें बनी है वो आपको बेसर शैली में है। 3 तरह की शैली होती है, नागर शैली उत्तर में, बेसर शैली मध्य में, द्रविड़ शैली आपको दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है, ये है अगला कथन है, कथन सी, चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से मिलती है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? ये आपको है शूद्रक। ये आपको शूद्रक हैं। ये कब लिखे थे? ये आपको गुप्त कालीन है, गुप्त काल के समय का मिलता है इससे जानकारी, इसलिए ये कथन गलत है। इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये कथन आपको गलत है क्योंकि ये आपको गुप्त काल के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। इसके लेखक हैं मृच्छकटिकम के शूद्रक। अगला कथन है, चालुक्य वंशीय नरेश नरसिंह वर्मन ने वातापीकोंड की उपाधि धारण की थी। यह भी कथन सही है। इसका सही आंसर होगा, जो कथन गलत है वो कथन सी है। चोल शासकों के बारे में जानकारी आपको मृच्छकटिकम से नहीं मिलती है। मृच्छकटिकम से जो जानकारी मिलती है वो गुप्त काल के समय की मिलती है। अगला क्वेश्चन है, संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं? ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति मतलब पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये आपको सीएजी कंट्रोल महालेखा परीक्षक द्वारा जो भी रिपोर्ट सौंपा जाता है उसकी जांच पड़ताल करता है। सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन सी है प्राक्कलन समिति, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो प्राक्कलन समिति है इसे अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें केवल लोकसभा से सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 होते हैं। लोकसभा के से ही केवल सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल जो सदस्य होते हैं 1 साल का होता है, ठीक है। जो प्राक्कलन समिति है उसे लोक लेखा समिति की जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा प्राक्कलन समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। क्या? तीर्थ यात्रा कर। जो तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था कब समाप्त किया था? ऑप्शन ए है 1567 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1575 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1563 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1560 ईस्वी में। अकबर जो है ये मुगल शासक था। मुगल काल 1556 ईस्वी में शासक बना था। इसने 1563 ईस्वी में
जो तीर्थ यात्रा कर लगाया था उसको समाप्त किया था। इसका सही आंसर होगा 1563 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में उसने एक इबादत खाना की स्थापना की थी। इबादत खाना की स्थापना की थी। कैसा आंसर है? ऑप्शन सी 1563 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? क्या होता है रेगिस्तान में जब हवा चलती है, पवन चलता है, जो भी बालू कण पवन के साथ उड़ते हैं और स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है बाल्सन, ऑप्शन बी है प्लेया, ऑप्शन सी है गेरा, ऑप्शन डी है लोयस। जो पवनों द्वारा निर्मित होता है उसे लोयस बोला जाता है। लोयस ये आपको पवन द्वारा निर्मित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोयस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए है जयदीप मुखर्जिया, ऑप्शन बी है बोरिया मजुमदार, ऑप्शन सी है नारायण बाघुल, ऑप्शन डी है आशीष खुद्रा। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो ये पुस्तक आपको बोरिया मजुमदार द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बोरिया मजुमदार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बोरिया मजुमदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी? जो बराबर की पहाड़ी है इस पर 4 गुफाएं बनाई गई थी। 4 गुफाएं कर्ण चौपर इसे बनाई गई थी। ये आपको अपने शासन के किस वर्ष उन्होंने भिक्षुओं को दिया था? अशोक ने जो 4 गुफाएं बनाई थी कर्ण चौपर सुदामा और विश्व झोपड़ी, यह भिक्षुओं को अपने शासन के 12वें वर्ष, ऑप्शन सी इसका 12वें वर्ष के शासन में उन्होंने इसे भिक्षुओं को दिया था, आजीविकों को दान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय जैन संगति 1512 ईस्वी में कहाँ हुई थी? गुजरात के बल्लभी में हुई थी। जिसके अध्यक्ष थे उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है देवर्धि क्षमा श्रवण, ऑप्शन बी है देवर्षि राज, ऑप्शन सी है संभूति, ऑप्शन डी है स्थूलभद्र। जो द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में हुआ था, उसकी अध्यक्षता आपको देवर्धि क्षमा श्रवण किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा देवर्धि क्षमा श्रवण। स्थूलभद्र ये आपको प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्तंभरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। कहाँ पर? ऑप्शन ए है नासिक में, ऑप्शन बी है सूरत में, ऑप्शन सी है पंजाब में, ऑप्शन डी है बिहार में। स्तंभरारी इसी को ही अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था इसी को बोला जाता है। ये कहाँ लागू किया गया था? ये आपको बंगाल क्षेत्र में लागू किया था। कहाँ किया गया था? बंगाल में। बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में नासिक नहीं आता है, सूरत में नहीं आता था, ये महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी बम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। पंजाब आपको पश्चिमोत्तर, नासिक और सूरत में आपको रैयतवारी लागू किया गया था, पंजाब में महलवारी। बिहार जो बंगाल का हिस्सा था, यहाँ पर आपको स्तंभरारी अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में वह ऋण करा इकोनॉमी में या अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो, क्या हो? संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है बैड डेट,
इसको बोलते हैं बैड डेब्ट, ठीक है। आर्बिट्रेज, औसत आगम और ले ऑफ, तो वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो या संभव नहीं है उसे क्या बुलाता है? बैड डेट बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो एनपीए होता है, एनपीए के वसूली के लिए जो बैंक बना है, वसूली के लिए जो बैंक बना उसे क्या बोलते हैं? बैड बैंक बोलते हैं, बैड बैंक, बैड बैंक बोला जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बैड डेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, कब किया गया था? ऑप्शन ए है 5 सितंबर 1962, ऑप्शन बी है 6 अगस्त 1950, ऑप्शन सी है 7 अगस्त 1968 और ऑप्शन डी है 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया था? ये आपको योजना आयोग द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती थी, पंचवर्षीय योजना, उसको पास करने के लिए, कहने का जिसका उसको देखने के लिए, उसको पारित करने के लिए आपको राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था, जिसमें कौन कौन शामिल होता था? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कहाँ का? केंद्र शासित प्रदेश के शामिल होते थे, ठीक है। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6 अगस्त 1952 को। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है न्यू मंगलोर, ऑप्शन सी है तूतीकोरिन, ऑप्शन डी है नावासोवा। जो तूतीकोरिन है ये आपको दक्षिणतम, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यहां पूछ रहा है गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह आपको विशाखापट्टनम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम है ये गहरा भी है और प्राकृतिक भी है, प्राकृतिक भी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों से 60 से 65 अक्षांश तक चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है पछुआ पवनें, ऑप्शन बी है स्थानीय पवनें, ऑप्शन सी है व्यापारिक पवनें, ऑप्शन डी है मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें क्या होती है? ये आपको किसी खास क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में बहती है। जैसे भारत में कौन सी है? भारत में से बोलाता है लू। भारत में जो गर्म हवाएं चलती है उसे लू बोला जाता है। मानसूनी पवनें ये आपको बरसात के दिन में, मानसून के समय में बहती हैं, मानसूनी पवनें बुलाता है। देखिए ये भूमध्य सागर से 10 डिग्री से लेकर ये आपको नॉर्थ साउथ 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी, इसके बीच में जो पवनें बहती हैं इसको बुलाता है व्यापारिक पवनें। और 30 डिग्री उत्तरी से लेकर 30 से 40 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 से 65 इसको बोला जाता है पछुआ पवनें, पछुआ पवनें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पछुआ पवनें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है किसे? नागरिक सेवा का जनक किसे बोला जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग को, ऑप्शन सी है लॉर्ड
एमहर्स्ट को, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिलिथगो को। नागरिक सेवा का जनक आपको बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो कि 1785 से लेकर 1793 तक गवर्नर जनरल, इन्होंने सर्वप्रथम भारत में सिविल सेवकों का गठन किया था, इसलिए इन्हें नागरिक सेवाओं का जनक बोला जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम एक कॉर्नवालिस कोड, जो भी कानून था उसको एक संहिताबद्ध किया था, जिसे कॉर्नवालिस कोड बोला गया था। इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वैसे ही वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक बोला जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को क्या बोलता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक बोला जाता है, सेवा का जनक बोला जाता है। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स को लॉर्ड ब्लेजली को से ही सहायक संधि का जनक बोला जाता है, और लॉर्ड डलहौजी को आपको व्यक्तिगत सिद्धांतों का जनक बोला जाता है। ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था, किसे कहा गया? जतिन दास को। ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन सी है बद्रुद्दीन तैयब जी को, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी को। जतिन दास जो थे ये 64 दिनों तक भूख हड़ताल पर थे। 64 दिनों तक जेल में भूख हड़ताल किए थे, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। बद्रुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और ये नरम दल से थे। महात्मा गांधी, इन्हें महात्मा की उपाधि आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गांधी जी का इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान था। कैसर ए हिंद की उपाधि इनको कौन दिया था? अंग्रेजों ने। जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला गया था। ठीक है। किसके द्वारा? वैलेंटाइन सिरोल द्वारा। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक बोला था। क्या बोला था? भारतीय अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक बोला था किसको? वैलेंटाइन सिरोल ने बोला था बाल गंगाधर तिलक को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है मूल अधिकारों को कड़ाई से लागू करना, ऑप्शन बी है मूल अधिकारों के महत्व को अधिक करना, ऑप्शन सी है राष्ट्र विरोधी हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो मूल कर्तव्य है ये आपको अपने संविधान के भाग मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। किसमें? 4A में शामिल किया गया है। ये आपको अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन किया गया है। जो मूल कर्तव्य है ये आपको यूएसएसआर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के
स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के इसे शामिल कब किया गया था? मूल कर्तव्य को आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसका जो मूल उद्देश्य था वो आपको राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना था। कहने का अर्थ ये है, भारतीय नागरिकों को उनके कर्तव्यों के बारे में याद दिलाना था और उनका जो राष्ट्र विरोधी कार्य थे उनको रोकना था, उनके हिंसात्मक कार्यों को रोकना था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? किसके द्वारा? सुधा मूर्ति के द्वारा। ऑप्शन ए है द नेमसेक, ऑप्शन बी है एंटरप्रेन्योर ऑफ द मेलोडीज, ऑप्शन सी है अनएक्सटर्म्ड अर्थ, ऑप्शन डी है महाश्वेता। महाश्वेता जो पुस्तक है ये आपको किसके द्वारा लिखा गया है? सुधा मूर्ति के द्वारा। सुधा मूर्ति के द्वारा कौन सी पुस्तक? महाश्वेता। सुधा मूर्ति ने एक और पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है हाउ द अर्थ गॉड्स इट्स ब्यूटी। द नेमसेक अनएक्सटर्म्ड अर्थ और एंटरप्रेन्योर ऑफ द मेलोडी, ये तीनों पुस्तक किसने लिखा है? ये तीनों पुस्तक झुंपा लाहिरी ने लिखा है। झुंपा लाहिरी ने लिखा है। कौन कौन पुस्तक? द नेमसेक, द एक्सटर्म्ड अर्थ और एंटरप्रेन्योर ऑफ द मेलोडी, ये तीनों पुस्तक झुंपा लाहिरी ने लिखा है। ठीक है, ये रहा आज के 25 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं अगले सेट के साथ। थैंक यू।